हाँ डियर फ्रेंड, बैठिए तेजी से। पानी खरीद कर लाए हैं लगता है। ओह, अरे बैठिए ना, वो आपको लगता है बगल से कहना पड़ेगा बैठने के लिए। बैठिए डियर फ्रेंड। चलिए, चंदन कुमार, प्रीतम कुमार, निर्मा कुमारी, संदीप कुमार, सिन्नी कुमार, बादल कुमार, जीवन कुमार, सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। और जो लोग बैठ गए वो कृपया करके शांत हो जाइए। और पिछले क्लास में आइए तो अब शुरू करते हैं। सब लोग बैठ गए हैं तो शांत हो जाइए और बातचीत मत करिए। बातचीत आपके मस्तिष्क के कार्यभार को बढ़ा देता है, इसलिए अब केवल हमारी ही बातों को सुनिए, बाकी सारी बातों को छोड़ दीजिए। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? अच्छा, अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न स्वरूप के बारे में हम विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के जितने भी अवधारणा अर्थशास्त्रियों ने अब तक दी है, उन पर एक लंबी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में। आशा करते हैं कि अब अर्थव्यवस्था के प्रकारों से जब प्रश्न आप बनाए होंगे तो निश्चित तौर पर आपसे प्रश्न बना होगा। आइए एक बार पुनः हम रिकैप करें कि अर्थव्यवस्था के बारे में हम क्या क्या जाने हैं अब तक। आइए दोस्तों रिकैप करते हैं, यानी पिछले बातों को पुनः याद करते हैं। आप क्या समझे कि किसी एक विशेष क्षेत्र में, किसी एक विशेष क्षेत्र में, जैसे कि भारत हो गया, किसी विशेष क्षेत्र के जो निवासी होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र के जो निवासी होते हैं, वे अपने जीविकोपार्जन के लिए
तरह तरह के कार्य करते रहते हैं, जिन कार्यों को क्या कहते हैं? आर्थिक कार्य। एक विशेष क्षेत्र में जितने भी लोग निवास कर रहे होते हैं, वे लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए अर्थात अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के कार्य करते रहते हैं, और उनके इस कार्य को क्या कहते हैं? आर्थिक कार्य कहते हैं। उनके इस कार्य को क्या कहते हैं? आर्थिक कार्य कहते हैं। और भिन्न भिन्न लोगों के अलग अलग तरह के आर्थिक कार्य होते हैं। एक विशेष क्षेत्र के सभी निवासियों के आर्थिक कार्यों के बीच, एक विशेष क्षेत्र के सभी निवासियों के आर्थिक कार्यों के बीच समन्वयन यानी कोऑर्डिनेशन, समन्वयन स्थापित करने वाली इकाई को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक विशेष क्षेत्र के निवासी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अथवा जीविकोपार्जन करने के लिए विभिन्न तरह के कार्य करते रहते हैं। उन कार्य को क्या कहते हैं? आर्थिक कार्य कहते हैं। आर्थिक कार्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एक किसान का आर्थिक कार्य, एक उद्योग के आर्थिक कार्य, एक दुकानदार यानी क्रय विक्रय करने वाले के आर्थिक कार्य अलग अलग हैं, लेकिन वे आपस में क्या हैं? मिले हुए हैं। तो भिन्न भिन्न लोगों के आर्थिक कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने वाली व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो विशेष क्षेत्र के सभी निवासियों के आर्थिक कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसी अर्थव्यवस्था को हमने कई तरह से कई भागों में बांटा था। इसी अर्थव्यवस्था को हमने कई तरह से कई भागों में बांटा था। उदाहरण के लिए, जब आपने देखा कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कौन कर रहा है, उत्पादन कौन कर रहा है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, जब इस आधार पर आपने अर्थव्यवस्था को देखा तो आपको अर्थव्यवस्था मिला कैसा कैसा? पूंजीवादी, समाजवादी, समाजवादी और कौन? मिश्रित। जब आपने अर्थव्यवस्था में ये देखा कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था तीन तरह के हो गए। अगर प्रोडक्शन निजी क्षेत्र कर रहा है तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। अगर प्रोडक्शन उत्पादन सरकारी क्षेत्र कर रहे हैं तो समाजवादी। अगर प्रोडक्शन दोनों क्षेत्र कर रहे हैं तो मिश्रित। तो जब हम अर्थव्यवस्था में ये देखते हैं कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो तीन तरह के अर्थव्यवस्था हमारे सामने होंगे: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। लेकिन अगर किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के इनकम के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे। अगर किसी क्षेत्र के लोगों के इनकम के आधार पर अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो कोई अर्थव्यवस्था हमें विकसित नजर आएगा, कोई अर्थव्यवस्था विकासशील नजर आएगा और कोई अर्थव्यवस्था हमें अल्प विकसित नजर आएगा, कोई अर्थव्यवस्था हमें अल्प विकसित नजर आएगा। अगर लोगों का इनकम बहुत ज़्यादा है तो विकसित, अगर लोगों का इनकम कम है लेकिन वो बढ़ रहा है तो विकासशील, लेकिन अगर लोगों का इनकम बहुत कम है तो अल्प विकसित है।
तो जब आप ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो आपको अर्थव्यवस्था के 3 स्वरूप देखने को मिलेंगे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। जब आप अर्थव्यवस्था के नागरिकों का या निवासियों का आय देखेंगे तो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था। और अगर किसी विशेष क्षेत्र के आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को देखिएगा तो वो अर्थव्यवस्था दोस्तों आपको 2 प्रकार से नजर आएगा, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इतने सारे नजरिया हमने डाल चुके हैं अर्थव्यवस्था पर और पूरा विश्वास है कि आप इसको समझे होंगे। अभी तक इतना ही न पढ़े हैं। लेकिन दोस्तों अर्थव्यवस्था को एक और नजरिए से हम देख सकते हैं। अभी 3 नजर डाले हैं, 3 तरह से बट गया है। लेकिन क्या कोई और तरीका है अर्थव्यवस्था को बंटवारा करने का? क्या कोई और नजरिया है अर्थव्यवस्था को बांटने का? तो बिल्कुल दोस्तों एक और नजरिया है जिसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था को बांट सकते हैं। क्या हुआ डियर सिस्टर? आइए आइए। खरा तो बोल नहीं सकते कि जाना है, गजब स्थिति है। बोला कि जी दरोगा बनिएगा जी, पब्लिक को संभालना होगा, ठीक है, इसीलिए खुलकर बोला कीजिए। आप लोगों को जितनी आज़ादी मिली है सभी लोगों को, सभी लड़कियों को उतनी आज़ादी मिलती नहीं है। तो आप लोग कुछ बेहतर है तो कुछ बेहतर करिए, ठीक है। और एक सबसे ज़रूरी बात कि लड़कों से तो बिल्कुल भी मत डरिए। नहीं, बहुत लड़की को देखते हैं कि सर देखिए उस हमको ये बोल दिया, हमको ये कर दिया, हमको टच कर दिया, ठीक है, तमाम तरह की दिक्कतें आता है। आप डरिए नहीं, आप बहुत हौसलेबाज हैं। आपको कुछ कर दिया, आप भी जो है प्रतिक्रिया करिए। आप प्रतिक्रिया करिएगा और आपका समाज साथ नहीं देगा तब ना, ठीक है। अब सीढ़ी पर जा रहे हैं, कोई लड़का पीछे धक्का मार दिया तो आप उठल के धकेल दीजिए, बिल्कुल। बिल्कुल कम से कम धकेल दीजिए उसको कि हाथ पैर टूट जाए, दिव्यांग हो जाए, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। और हम लड़कियों से कहते हैं कि कोई कंप्लेन मत कीजिए, अपने से फरियाइए। जब तक आप मजबूत नहीं बनिएगा समाज आपको मजबूत बनने नहीं देगा, ठीक है। मर्दों की दिमाग में कई वर्षों से और सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही इतनी खुरापाती भरी गई है कि 2047 से पहले वो दूर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बिल्कुल डरपोक बन के नहीं रहना है, हर क्रिया का बेहतर प्रतिक्रिया करना है। समाज आपके साथ है, कोचिंग आपके साथ है, ठीक है ना। हाँ, तो डरिए नहीं, कोई लड़का आपको कुछ नहीं करेगा तो उसके पूरे खानदान को बर्बाद करने का मद्दा हम रखते हैं। चलिए आइए दोस्तों, और हमारे दोस्तों से भी है कि महिलाओं का सम्मान कीजिए, ठीक है, महिलाओं का सम्मान कीजिए। इस तरह की समस्या बहुत आ रही है। कल भी कई कंप्लेन था, लड़कों का कंप्लेन था। सम्मान करिए, ठीक है। आप लोग सम्मान नहीं करिएगा तो फिर क्या होगा। कईयों लड़का लड़की को देखते हैं कि लड़की को देखता है तो पता नहीं क्या क्या अंदर में उसके दिमाग में फलने फूलने लगता है, ठीक है, फलने फूलने लगता है।
और स्थितियां ये है कि कुछ लोग जानबूझकर डिस्टर्ब करता है कि लड़की लोग पढ़वे न करे, और ऐसे लड़कों के पास सिर्फ एक ही है कि हमारा बहन तो मूर्ख है, दूसरा पढ़ लेगा तो हम कहाँ का रहेंगे। तो इस सब चीज़ों से बचिए, एक दूसरे का हेल्प करिए और आगे बढ़िए। अब आइए दोस्तों, एक बार पुनः आप ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार पुनः ध्यान दीजिए। एक विशेष क्षेत्र के निवासी अपने जीविकोपार्जन करने के लिए कई तरह के कार्य करते रहते हैं। उन कार्यों को क्या कहते हैं? आर्थिक कार्य कहते हैं। और आर्थिक कार्य सबके अलग अलग होते हैं, और उसी अलग अलग आर्थिक कार्यों को मिलाने वाला, समन्वय स्थापित कराने वाला व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था को आप कई नजरियों से देख सकते हैं, कई नजरियों से बांट सकते हैं। अगर आप ये देखिएगा कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कौन कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था 3 तरह का निकलेगा। निजी क्षेत्र उत्पादन कर रहा है तो पूंजीवादी, और सरकारी क्षेत्र कर रहा है तो दोनों कर रहा है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था में लोगों के इनकम को देखें तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। और आर्थिक संबंधों के आधार पर देखें तो 2, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। लेकिन अर्थव्यवस्था को एक और नजरिए से हम देख सकते हैं, और वो नजरिया है दोस्तों आर्थिक कार्य। कौन से कार्य? अगर हम अर्थव्यवस्था में भिन्न भिन्न तरह के आर्थिक कार्य को देखें तो हम देखेंगे कि कोई बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। बिजनेस का मतलब समझते हैं ना? जब कोई व्यक्ति उत्पादन एवं उसका क्रय विक्रय लगातार करके इनकम अर्जित करता है, तो उस तरह के आर्थिक कार्य को क्या कहते हैं? व्यवसाय। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करके लगातार उसका क्रय विक्रय कर रहा है, क्या कर रहा है? लगातार क्रय विक्रय कर रहा है। कैसा? लगातार, रुकनी नहीं चाहिए, तब हम उसे कहेंगे क्या? व्यवसाय। यानी कहीं पर भी किसी वस्तु सेवा का उत्पादन होता है एवं लगातार उनका क्रय विक्रय होता है, तो हम कहेंगे कि वह क्या है दोस्तों? व्यवसाय है। कभी कभार क्रय विक्रय होता है तो उसे व्यवसाय नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए दोस्तों कि एक आदमी का मोटरसाइकिल पुराना हो गया, उन्होंने उसका विक्रय कर लिया, अब फिर नया मोटरसाइकिल क्रय कर लिया, तो क्या हम इसे व्यवसाय कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्रय विक्रय हुआ है लेकिन ये व्यवसाय। वही कोई व्यक्ति रोज एक मोटरसाइकिल खरीद रहा है, रोज एक बेच रहा है, लगातार ये काम कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो ऐसा करके क्या कर रहा है? व्यवसाय कर रहा है। व्यवसाय तब माना जाएगा जब क्रय विक्रय में निरंतरता होगी। क्या होगी? तो कोई लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या करते रहते हैं? व्यवसाय करते रहते हैं। जैसे किसान खेती करके अपना व्यवसाय कर रहा है, उद्योग उत्पादन करके अपना व्यवसाय कर रहा है, दुकानदार क्रय विक्रय करके अपना व्यवसाय कर रहा है, इंश्योरेंस बीमा करके व्यवसाय कर रहा है, बैंकिंग प्रोडक्ट बेच के व्यवसाय कर रहा है, एक स्टोरेज हाउस, कोल्ड स्टोरेज हाउस अनाज को फल को जमा करके अपना व्यवसाय कर रहा है। तमाम तरह के व्यवसाय होते हैं, लेकिन व्यवसाय में एक शर्त है कि क्रय विक्रय लगातार होनी चाहिए और लाभ के उद्देश्य से होनी चाहिए। क्रय विक्रय लगातार होनी चाहिए और किस उद्देश्य से? लाभ के उद्देश्य से होनी चाहिए। अगर क्रय विक्रय लगातार हो भी रहा है लेकिन उसका मेन मकसद प्रॉफिट सृजन, लाभ सृजन करना नहीं है, तो भी वह व्यवसाय
नहीं है, तो भी वह व्यवसाय नहीं है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर है, जहां पर प्रतिदिन लड्डू का क्रय विक्रय होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसका उद्देश्य वहां लाभ कमाना नहीं है, इसलिए उसे हम व्यवसाय के श्रेणी में नहीं रखेंगे, उसे सेवा के श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों, एक प्रकार की धार्मिक सेवा कर रहा है मंदिर। तो व्यवसाय में दो चीज है कि क्रय विक्रय लगातार होनी चाहिए, और किस उद्देश्य से। हाँ, अब प्रश्न भी पूछ सकता है, ऐसी आर्थिक क्रिया जहां लगातार क्रय विक्रय लाभ सृजित करने के लिए किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं वो प्रोफेशन में होते हैं। किस में होते हैं? प्रोफेशन में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पेशा। जैसे कि दोस्तों, वकालत एक प्रकार का क्या है? प्रोफेशन है। शिक्षण एक प्रकार का क्या है? प्रोफेशन है। उसी तरह चार्टर अकाउंटेंट एक प्रकार का क्या है? तो कोई लोग अर्थव्यवस्था में क्या कर रहे होते हैं? व्यवसाय कर रहे होते हैं। कोई लोग क्या कर रहे होते हैं? पेशा यानी किसी प्रोफेशन में रहते हैं, और प्रोफेशन वाले फीस लेकर काम करते हैं। क्या लेकर? जैसे व्यवसाय में प्रॉफिट का सृजन किया जाता है, उसी तरह पेशा में फीस का सृजन होता है। किसका? फीस का। एक वकील वकालत करने के लिए आपसे फीस लेंगे, एक शिक्षक शिक्षण कार्य आपके साथ करेंगे तो फीस लेंगे, एक चार्टर अकाउंटेंट आपके इनकम को व्यवस्थित करेंगे, उसके लिए फीस लेंगे। तो जिस तरह व्यवसाय में लाभ अर्जित होता है, उसी तरह पेशा में क्या अर्जित होता है? फीस। और जबकि कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट में होंगे। किस में होंगे? एम्प्लॉयमेंट में होंगे, यानी रोजगार में होंगे, और रोजगार करने वाले को रोजगार में होंगे। जैसे आपका हो गया मैनेजर हो गया। क्या हो गया? मैनेजर हो गया। सुपरवाइजर हो गया। क्या हो गया? सुपरवाइजर हो गया। मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब क्या है? एक तरह का रोजगार है, और रोजगार करने वालों को वेतन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो एक अर्थव्यवस्था में कई तरह के आर्थिक क्रिया होते हैं। मसलन कुछ लोग व्यवसाय कर रहे होते हैं, कुछ लोग किसी खास प्रोफेशन में होते हैं, और कुछ लोग खास प्रकार के रोजगार कर रहे होते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो एक अर्थव्यवस्था में जो इतने तरह के आर्थिक कार्य हैं, उन आर्थिक कार्यों के आधार पर जब अर्थव्यवस्था को बांटिएगा तो अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र में बटेगा। जब आप इन आर्थिक कार्यों के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था को बांटिएगा तो अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र में बटेगा? 3 क्षेत्र में बटेगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और, यानी अर्थव्यवस्था को बांटने का एक और नजरिया है क्या? आर्थिक क्रिया। जब हम देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में कैसा कैसा आर्थिक क्रिया हो रहा है, और उन आर्थिक कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटेंगे, तो अर्थव्यवस्था कितने मुख्य भागों में बटेगा? 3 भागों में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इसी आर्थिक कार्यों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र हैं, इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है दोस्तों। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर। किस क्षेत्र के ऊपर? लेकिन इतनी बात समझ गए ना? जब हम ये देखें कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कौन कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित में बट गया। जब हम देखें कि किसी क्षेत्र के लोगों का इनकम क्या है, उस आधार पर अर्थव्यवस्था विकासशील, विकसित और अल्प विकसित में बट गया। एक देश का या एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक संबंधों पर जब गौर किए तो अर्थव्यवस्था 2 भागों में बट गया, खुला और
बंद। और जब हम देखें कि अर्थव्यवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग कैसे कैसे आर्थिक कार्य कर रहे हैं, तब अर्थव्यवस्था कितने भाग में बट गया? 3 भागों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। क्लियर हो गया? और यहाँ पर एक बात और समझ गए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक कार्य कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस समझे क्या होता है, प्रोफेशन समझे, एम्प्लॉयमेंट समझे। अगर आप फीस ले रहे हैं तो किस में है? प्रोफेशन में। लाभ अर्जित कर रहे हैं तो बिजनेस में। अब वेतन ले रहे हैं तो। आइए दोस्तों बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। पीछे वाले दोस्तों ठीक ठाक है ना? समझ रहे हैं ना? ज़्यादा स्पीड में नहीं भाग रहे हैं आप, बिल्कुल समझेंगे दोस्तों। और फिर वही बात बोले कि 1-2 पॉइंट नहीं समझे तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं लेना। ये जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बटा है, तो ये बटने का आधार क्या है? आर्थिक कार्य। तब लेट से बोले, इसका मतलब नहीं समझे। एक अर्थव्यवस्था जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में बटा है, तो यह बंटवारा का आधार क्या है? आर्थिक कार्य। और हमारे पास है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि तथा कृषि तथा उनसे संबंधित, कृषि तथा उनसे संबंधित आर्थिक कार्य को, उससे संबंधित आर्थिक कार्य को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कोई व्यवसाय कृषि क्षेत्र से जुड़ा है तो वो व्यवसाय किस क्षेत्र का माना जाएगा? किस क्षेत्र का माना जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का माना जाएगा। कोई पेशा, कोई प्रोफेशन एग्रीकल्चर से जुड़ा है तो वो प्रोफेशन भी किस क्षेत्र का माना जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का। अगर कोई रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है तो वो रोजगार भी किस क्षेत्र का माना जाएगा? तो किसी अर्थव्यवस्था का वे सभी व्यवसाय, वे सभी पेशा, वे सभी रोजगार जो एग्रीकल्चर या उससे संबंधित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तथा उनसे संबंधित आर्थिक कार्य आते हैं। कृषि तथा उनसे संबंधित आर्थिक कार्य को किस क्षेत्र में रखा जाता है? या प्राथमिक क्षेत्र में कैसे आर्थिक कार्य को रखे गए हैं? कृषि तथा उससे संबंधित आर्थिक कार्यों को। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहले कृषि आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं? वानिकी आते हैं, फॉरेस्ट्री, वानिकी को अंग्रेजी में कृषि आते हैं, वानिकी आते हैं, पशुपालन आते हैं, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं, ठीक है, मत्स्य पालन आते हैं, खनन आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? खनन को अंग्रेजी में माइनिंग कहते हैं। और उसके बाद आते हैं क्या? उत्खनन। क्या आते हैं? उत्खनन। उत्खनन यानी क्वेरिंग आते हैं दोस्तों, उत्खनन आते हैं। तो कृषि तथा उससे संबंधित जितने भी आर्थिक गतिविधि है वह किस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि कहलाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि कहलाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? कृषि को रखा गया है, वानिकी को रखा गया है, पशुपालन को रखा गया है, मत्स्य पालन को रखा गया है, खनन को रखा गया है, उत्खनन को रखा गया। क्लियर?
अब कृषि आप समझते हैं, वन की मतलब जंगल लगाना और उनसे जंगली उत्पाद को प्राप्त करके बेचना, ये हो गया वन की। पशुपालन आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि डेयरी बिजनेस हो गया, पोल्ट्री बिजनेस हो गया, पशुपालन। उसके बाद मत्स्य पालन। और एक यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, खनन और उत्खनन। खनन और उत्खनन, तो इसका क्या अर्थ हुआ? खनन का मतलब सीधे गड्ढे करके हम खनन कर रहे हैं। जैसे जितने भी प्रकार के खनिज है, सोना का क्या होगा? खनन होगा। लौह अयस्क का क्या होगा? खनन होगा। लेकिन आप कभी कभी सुने होंगे कि गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का क्या हो रहा है? उत्खनन हो रहा है। ठीक है, गोदावरी नदी घाटी में जीवाश्म का क्या हो रहा है? उत्खनन हो रहा है। उत्खनन में मतलब हुआ कि ऊपर से हल्का हल्का मिट्टी निकालते जा रहे हैं और कुछ हमें मिलते जा रहा है। खासकर पुरानी ऐतिहासिक वस्तु कहीं पर मिलती है तो वह कहलाता है क्या? उत्खनन में गड्ढे नहीं किए जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे नहीं किए जाते हैं, क्षैतिज यानी कि आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हल्का हल्का खोदते जाते हैं और हमें पुराने ऐतिहासिक स्थल या पुराने जीवाश्म की प्राप्ति होते जाती है। तो कहीं पर जीवाश्म मिला है तो किसके द्वारा? उत्खनन के द्वारा। पुराने ऐतिहासिक धरोहर मिले हैं तो किसके द्वारा? उत्खनन के द्वारा। वहीं खनिजों का क्या होता है? खनन। कोयला का क्या होता है? खनन। तो खनन और उत्खनन का मतलब समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वन की, पशुपालन, मत्स्य पालन, उत्खनन और खनन। यानी कि इन सब से संबंधित बिजनेस, इन सब से संबंधित पेशा, इन सब से संबंधित रोजगार सब किस क्षेत्र में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। अगर किसी का बिजनेस इन सब से जुड़ा है, किसी का पेशा इन सब से जुड़ा है, किसी का रोजगार इन सब से जुड़ा है, तो निश्चित तौर पर वे सभी किस क्षेत्र में आएंगे? आर्थिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। तो कृषि और उनसे संबंधित आर्थिक कार्य को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्य कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आया, याद हो गया? अब प्राथमिक क्षेत्र के कुछ प्रमुख विशेषताओं को आप समझ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र के कुछ विशेषताओं को समझ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र का पहला विशेषता है कि यह क्षेत्र मानव का प्राचीनतम व्यवसाय है। यह क्षेत्र मानव का प्राचीनतम व्यवसाय है। सर्वप्रथम जब मानव सभ्यता विकसित हुई तो किस क्षेत्र का व्यवसाय सबसे पहले पनपा? प्राथमिक क्षेत्र का। यानी प्राथमिक क्षेत्र के जो व्यवसाय हैं या प्राथमिक क्षेत्र के जो रोजगार है या प्राथमिक क्षेत्र के जो पेशा प्रोफेशन है, वो ऐसे व्यवसाय हैं, ऐसे पेशा है, ऐसे रोजगार है जो सबसे पहले विकसित हुआ। मानव सभ्यता के विकास के बाद किस क्षेत्र का व्यवसाय सबसे पहले पनपा? प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरी प्रमुख विशेषता कि यह क्षेत्र जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु का क्या करता है? उत्पादन करती है। ठीक है, यह क्षेत्र जो है ऐसे वस्तु का उत्पादन करता है जो जीवन के लिए क्या है? प्राथमिक क्षेत्र ऐसे वस्तु का उत्पादन करता है जो सभी के जीवन के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। सभी के जीवन के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कृषि क्षेत्र का जो उत्पाद है, विभिन्न प्रकार के अनाज, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार के दलहन, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, क्या सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? अंबानी को भी चाहिए और हमको भी चाहिए और आपको तो सबसे पहले चाहिए दोस्तों। तो प्राथमिक क्षेत्र ऐसे वस्तु का उत्पादन करता है जो सबके लिए अनिवार्य है, जो सबके लिए अनिवार्य है। वे कौन से क्षेत्र हैं जो अनिवार्य वस्तु का उत्पादन करता है?
वे कौन से क्षेत्र है जो अनिवार्य वस्तु का उत्पादन करता है? वे किस क्षेत्र के व्यवसाय है जो सबसे पहली बार विकसित हुआ? और तीसरी विशेषता दोस्तों, तीसरी विशेषता कि यह क्षेत्र प्राकृतिक वस्तु को क्या करता है? उत्पादित करता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वस्तु को क्या करता है? उत्पादित करता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद है, जैसे कि मत्स्य पालन का मछली, पशुपालन का दूध और मांस, कृषि का अनाज, फल, दाल, सब्जी, इन सब को क्या कहा गया है? प्राकृतिक वस्तु कहा गया है। क्या कहा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र के कितने विशेषताओं को हमें याद रखना है? 3 विशेषताओं को याद रखना है कि यह क्षेत्र मानव का प्राचीनतम व्यवसाय है। इस क्षेत्र का उत्पाद जीवन के लिए अनिवार्य है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक वस्तु। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तु। क्लियर है दोस्तों? बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर? प्राथमिक क्षेत्र क्लियर हो गया। कृषि तथा उनसे संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि और उनसे संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन आता है। खनन और उत्खनन आता है। और प्राथमिक क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों के 3 विशेषताएं। क्या विशेषताएं? 3 विशेषताएं। यह क्षेत्र मानव का प्राचीनतम व्यवसाय, इस क्षेत्र का उत्पाद जीवन के लिए अनिवार्य है। और यह क्षेत्र प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन करता है। यह क्षेत्र क्लियर? बहुत समझे कि नहीं समझे? और तेरा यार थानेदार नाम लिखा हुआ है जी। इनका प्रश्न है तेरा यार थानेदार। दोस्तों नाम बदल लीजिए। आप ग्रेजुएट हैं और इस तरह का चालबाजी करते हैं तो मैट्रिक इंटर में पढ़े हुए लड़कों के साथ आपकी तुलना होने लगेगी। ठीक है ना? तो हम लोग ग्रेजुएट हैं और यह बात हमारे बोलने से, हमारे तौर तरीका से झलकनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, तेरा यार थानेदार, ये क्या हुआ? लग रहा नहीं कि मैट्रिक इंटर वाला का लड़का है। नाम बदल लिए दोस्तों। तो प्रश्न उनका ये था कि बालू माफिया जो बालू निकालता है किस क्षेत्र का आएगा? प्राथमिक क्षेत्र का होगा। देखिए, प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है उसको हम प्राप्त कर रहे हैं, तो हम किस क्षेत्र में है? बालू हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, पेट्रोलियम हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, कोयला हमें प्रकृति ने प्रदान किया है। तो कोयला का उत्खनन, पेट्रोलियम का उत्खनन, कोयला का खनन होगा, कोयला का खनन, पेट्रोलियम का खनन, नदी से बालू का खनन, सभी प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधि होंगे। सभी क्या होंगे? प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधि होंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो नदी से बालू जो निकाला जाता है, यह आर्थिक गतिविधि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र। पेट्रोलियम का उत्पादन किस क्षेत्र में आएंगे? प्रकृति ने हमें जो भी उपलब्ध करवाया है फ्री में, उसे हम अपने श्रम के द्वारा, पूंजी के द्वारा निकाल रहे हैं, तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि होगी? एनी प्रॉब्लम? चलिए दोस्तों, समोसा बन गया है। समोसा किस में आएगा? समोसा भी लेट है। और एक प्रश्न और आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहाड़ काटकर पत्थर या गिट्टी प्राप्त करना कैसा होगा? क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र होगा। पहाड़ ने आपको प्रकृति ने दिया है ना, उसी पर न श्रम और पूंजी लगाकर पत्थर निकाल रहे हैं। तो पहाड़ काटकर पत्थर निकालना भी प्राथमिक क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि कहलाएंगे। मिट्टी काटकर बेचना क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। कोई दिक्कत प्राथमिक क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र समझ गए? प्राथमिक क्षेत्र समझ गए? आइए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र पर।
सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, उद्योग तथा उनसे संबंधित, उद्योग तथा उनसे संबंधित आर्थिक कार्य को किस क्षेत्र का आर्थिक कार्य कहा जाता है? किस क्षेत्र का? द्वितीय। कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र तथा उद्योग तथा उनसे संबंधित गतिविधियां या आर्थिक कार्य क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से किससे कौन से कार्य आते हैं? उद्योग वाले कार्य आते हैं। जिस तरह प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, उसी तरह द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया? अब एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि ईटा बनाना किस क्षेत्र की गतिविधि होगी? ईटा बनाना किस क्षेत्र गतिविधि होगी? ईटा बनाना एक प्रकार का क्या हो गया? उद्योग होगा। और ये किस में आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है ना? तो उद्योग तथा उनसे संबंधित गतिविधियां अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। अब आइए उद्योग और उससे संबंधित गतिविधियों में और क्या क्या आएगा? और क्या क्या आएगा दोस्तों? उद्योग तथा उनसे संबंधित गतिविधियों में सबसे पहला आता है क्या? निर्माण। क्या आता है? निर्माण। निर्माण को अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। निर्माण जैसे किसका निर्माण? घर का निर्माण। जैसे किसका निर्माण? घर का निर्माण, बांध का निर्माण, सड़क का निर्माण, स्टेशन का निर्माण, इन सब का जितने भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क है वो किस क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जितने भी तरह का कंस्ट्रक्शन कार्य है वो किस क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। निर्माण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे घर का निर्माण, बांध का निर्माण, सड़क का निर्माण, रेलवे स्टेशन का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, तमाम तरह का निर्माण, उद्योगों का निर्माण, उद्योगों का निर्माण, तमाम तरह का निर्माण किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। दूसरा आता है विनिर्माण। दूसरा क्या आता है? विनिर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि साबुन का मैन्युफैक्चरिंग, शैम्पू का मैन्युफैक्चरिंग, साबुन का मैन्युफैक्चरिंग, शैम्पू का मैन्युफैक्चरिंग, कार का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रक का मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से निर्माण आते हैं और विनिर्माण आते हैं। निर्माण आते हैं और विनिर्माण आते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर का आर्थिक कार्य है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग किस क्षेत्र के आर्थिक कार्य है? द्वितीयक क्षेत्र का। निर्माण और विनिर्माण में आपको अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? निर्माण को अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन कहते हैं, विनिर्माण को मैन्युफैक्चरिंग। जैसे अर्थव्यवस्था में कपड़ा का क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। कार का क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ट्रक का क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। सर्फ साबुन का क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। लेकिन वहीं सड़क का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। घर का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। उद्योगों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तमाम तरह के निर्माण गतिविधियां, तमाम तरह का विनिर्माण गतिविधियां अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं दोस्तों सप्लाई। क्या आते हैं? सप्लाई, यानी कि आपूर्ति। और सप्लाई के अंतर्गत तीन चीज आता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा गैस, तीसरा वाटर।
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंदर। गैस सप्लाई अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। वाटर सप्लाई किस क्षेत्र के अंतर्गत? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप है: कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। सप्लाई किन किन चीजों का? हाँ, आज बिजली विभाग बिजली की सप्लाई देती है हमारे घरों तक। वे किस क्षेत्र की गतिविधियां है? द्वितीय क्षेत्र का। नगर निगम जल की सप्लाई हमारे घरों तक पहुंचाती है, वह किस क्षेत्र का गतिविधि है? द्वितीय क्षेत्र का। ठीक है, कई गैस एजेंसियां हमारे घरों तक गैस का सप्लाई देती है, यह किस क्षेत्र का आर्थिक क्रियाकलाप है? किस क्षेत्र का आर्थिक क्रियाकलाप है? द्वितीय क्षेत्र का। तो द्वितीय क्षेत्र में मुख्य रूप से कितने तरह की गतिविधियां हैं? द्वितीय क्षेत्र में मुख्य रूप से कितने तरह की गतिविधियां हैं? 3। और वो कौन कौन है? कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। अब आइए दोस्तों, तीसरा है हमारा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को हम किस क्षेत्र में रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। उद्योग और उससे संबंधित गतिविधियों को किस क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्र में। आइए तृतीय क्षेत्र में सभी प्रकार के सेवा सर्विस उत्पादन करने वाले गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र वस्तु का उत्पादन कर रहा था, द्वितीय क्षेत्र भी वस्तु का उत्पादन कर रहा था। मतलब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का प्रोडक्शन जो था उसे हम आंखों से देख सकते थे, हाथों से छू सकते थे। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके प्रोडक्शन को न आप आंखों से देख सकते हैं न हाथों से छू सकते हैं, और वो प्रोडक्शन किसका प्रोडक्शन है? ऐसे सभी गतिविधियां, ऐसे सभी आर्थिक कार्य जिसका संबंध सर्विस का प्रोडक्शन करना है, सेवा का उत्पादन करना है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं। सभी प्रकार के सर्विस का उत्पादन करने वाले गतिविधि को क्या कहते हैं? उदाहरण के लिए दोस्तों आ गया क्या? बैंकिंग, ठीक है, अस्पताल, ठीक है, बीमा, ठीक है। बैंकिंग हो गया, अस्पताल होगा, बीमा हो गया, और क्या हो गया? प्रशासन हो गया। क्या हो गया? प्रशासन हो गया। बैंकिंग, अस्पताल, बीमा, प्रशासन, परिवहन, ठीक है, परिवहन, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। कोई एक पूछ रहे थे समोसा बनाकर बेचना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, तो इसे भी यानी कि होटल और रेस्टोरेंट के प्रोडक्ट को तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे सर्विस सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। तो सेवाएं उत्पन्न करने वाले जितने भी गतिविधियां हैं, सेवाएं उत्पन्न करने वाले जितने भी गतिविधियां हैं, उसे क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। एक बैंक किसका प्रोडक्शन करता है? सेवा का। एक अस्पताल किसका प्रोडक्शन करता है? सेवा का। एक बीमा कंपनी किसका प्रोडक्शन करता है? सेवा का। एक व्यापार करने वाले किसका प्रोडक्शन कर रहा होता है? सेवा का। परिवहन करने वाले किसका प्रोडक्शन कर रहा होता है? सेवा का। जितने भी प्रशासन है, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक हो, वो भी किसका प्रोडक्शन कर रहा है? सेवा का। और सेवा प्रोडक्शन करने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? एक पूछा कोचिंग कौन सा सेक्टर में आएगा?
ऑनलाइन में प्रश्नों का अंबार लगा हुआ है, तो इतने सारे प्रश्न मत पूछिए। पहले जो हम बता रहे हैं उसको अपने दिमाग में उतार लीजिए, और जब आप प्रश्न को बनाइएगा ना, ढेर सारे चीज़ समझेगा। प्रश्न पूछने के ललक में इतनी सारे संभावनाएं आपके मस्तिष्क में आ जाएगी कि फिर जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, इकोनॉमी का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। हम तो बस एक आध लाइन पढ़ना ही जानते हैं, जो पढ़कर हम आपको बता रहे हैं। तो आप चाहिएगा पूरा इकोनॉमिक्स हम जान जाएंगे और दरोगा नहीं, इकोनॉमिक्स का टीचर बन जाएंगे, तो वो भी संभव है। लेकिन दिल थाम कर रहिए, पहले जो बता रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया के आधार पर कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? 3, और वो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक कार्यों के आधार पर उन्हें 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब इन 3 क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन होता है? तृतीयक क्षेत्र। निश्चित तौर पर जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु का उत्पादन कौन करता है? प्राथमिक क्षेत्र। चूंकि प्राथमिक क्षेत्र जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु का उत्पादन करता है, तो आपको लगेगा कि यह क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन 3 क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है? तृतीयक क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है? तृतीयक क्षेत्र। अगर तृतीयक क्षेत्र खराब होगा तो द्वितीयक क्षेत्र भी खराब रहेगा, और द्वितीयक क्षेत्र खराब रहेगा तो प्राथमिक क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो एक अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र। अगर हमें किसी अर्थव्यवस्था में तेज विकास करना है, जल्दी विकास करना है, तो सबसे पहले कहां पर ध्यान केंद्रित करना होगा? अगर किसी अर्थव्यवस्था का बहुत तेज विकास करना है, जल्दी से विकास करवाना है, तो सबसे पहले हमें किन क्षेत्रों पर ध्यान देना पड़ेगा? किन क्षेत्रों पर? तृतीयक क्षेत्र पर। अगर हम तृतीयक क्षेत्र को बहुत अच्छा और बेहतर बना लेंगे तो द्वितीयक क्षेत्र अपने आप बेहतर बन जाएगा, और द्वितीयक क्षेत्र अपने आप बेहतर बन गया तो प्राथमिक क्षेत्र अपने आप बेहतर हो गया। कैसे? उदाहरण से समझिए दोस्तों। कॉलेज किसके अंतर्गत आएंगे? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। कॉलेज किसके अंतर्गत आएंगे? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अगर आपके पास अच्छे कॉलेज है तो आपके पास अच्छे इंजीनियर्स होंगे कि नहीं होंगे? आपके पास अगर अच्छे कॉलेज हैं तो आपके पास अच्छे इंजीनियर बनेंगे, और अच्छे इंजीनियर बनेंगे तभी आपके यहाँ क्या खुलेगा? उद्योग खुलेगा, और उद्योग खुलेगा तभी हो सकता क्या? कृषि का विकास। उद्योग खुलेगा तभी होगा कृषि का विकास। तो हम अगर सबसे तेज आर्थिक विकास चाहते हैं किसी देश में, किसी अर्थव्यवस्था में, तो हमें पहले किस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा? तृतीयक क्षेत्र। अगर तृतीयक क्षेत्र का हम विकास कर दे तो अपने आप विकास हो जाएगा किसका? द्वितीयक क्षेत्र का। और द्वितीयक क्षेत्र का विकास हो गया तो अपने आप विकसित हो जाएगा कौन? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि अगर आपके
देश में आपके अर्थव्यवस्था में अच्छे अच्छे कॉलेज है तो अच्छे अच्छे इंजीनियर बनेंगे, और अच्छे अच्छे इंजीनियर बनेंगे तभी क्या खुलेगा। क्या बिना इंजीनियर के उद्योग खुल सकते हैं? क्या बिना इंजीनियर के उद्योग खुल सकते हैं? नहीं खुल सकते हैं। अगर उद्योग खुल ही गया और इंजीनियर नहीं है तो उद्योग में फिर काम कौन करेगा दोस्तों? आप कहिएगा वर्कर काम करेगा, वर्कर बिना इंजीनियर का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो अगर हम तृतीय क्षेत्र यानी कि कॉलेज को ठीक ठाक कर लें तो अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे। हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे उद्योग खुलेंगे। अच्छे उद्योग खुलेंगे तो उन्हें कच्चा माल की आवश्यकता होगी, और उद्योगों को कच्चा माल की आपूर्ति कौन करेगा? कृषि करेगा। कौन करेगा? कृषि करेगा। दोस्तों, अगर हम गन्ना के किसानों की भलाई चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चीनी उद्योग खोलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि गन्ना किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो तो ये तभी संभव है जब हम क्या लगाए? चीनी उद्योग लगाए। और चीनी उद्योग तभी लगेगा जब देश में क्या रहेगा? इंजीनियर अच्छा रहेगा, ताकि उद्योग में लगने वाले मशीनों को वो क्या कर सके? बना सके। अगर इंजीनियर ही नहीं है देश में तो मशीन नहीं बनेंगे, मशीन नहीं बनेंगे तो उद्योग नहीं खुलेंगे, उद्योग नहीं खुलेंगे तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि कपास के किसानों को बेहतर फायदा मिले तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कपड़ा उद्योग लगाना पड़ेगा। और कपड़ा उद्योग लगाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता है? इंजीनियर, क्योंकि वहां भी बिना मशीन के बिना काम। तो अगर कोई देश अपना ध्यान प्राथमिक क्षेत्र पर नहीं दे, अगर कोई देश अपना ध्यान द्वितीय क्षेत्र पर नहीं दे, और अगर कोई देश पूरा ध्यान कहां पर दे? तृतीय क्षेत्र पर, तो बहुत तेज से तृतीय क्षेत्र में सुधार होगा, सुधार होगा। अगर तृतीय क्षेत्र सुधर गया तो निश्चित ही द्वितीय क्षेत्र अपने आप सुधरेगा, और द्वितीय क्षेत्र सुधर गया तो अपने आप प्राथमिक क्षेत्र सुधर जाएगा। इसीलिए देश का विकास करने के लिए सबसे पहले सरकार को कहां पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए? तृतीय क्षेत्र पर, यानी कि शिक्षा पर। किस पर? अगर हम शिक्षा को बेहतरीन बनाएंगे तो लोग अच्छे अच्छे होंगे, लोग अच्छे अच्छे होंगे, उद्योगों में काम ठीक तरह से होगा, उद्योगों में काम ठीक तरह से होगा तो फिर कृषि क्षेत्र का भी बहुत व्यापक विकास होगा। और हम लगे हैं गन्ना किसानों का सेवा करने में कि आपको सब्सिडी दिया जाएगा, फ्री में उर्वरक दिया जाएगा, लेकिन उद्योग खोलिए न रहे हैं तो गन्ना किसान कितना गन्ना को चूसेगा दोस्तों? ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप जब तक उद्योग नहीं खोलेंगे तब तक किसानों का भला नहीं होगा, और जब तक आप अच्छे कॉलेज नहीं खोलेंगे तब तक उद्योगों का कोई भला नहीं होगा। तो देश का जल्दी विकास करने के लिए हमें सबसे पहले किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए? क्लियर हो गया? बातों को समझे कि न समझे? दोस्तों, दौर है डिजिटल जमाने का। आज का जमाना क्या है? डिजिटल है। और वैश्वीकरण अपने अंतिम चरण पर है, यानी विकास करते करते विकास की अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तरह के तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट पूरे वर्ल्ड को एक सूत्र में बांध दिया है, और इतने व्यापक स्तर पर वैश्वीकरण का क्षेत्र प्रबल हुआ है कि एक अलग ही दुनिया विकसित हो गई है जिसे हम कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं। और डिजिटल वर्ल्ड का या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट का इतना तेज विकास हुआ है कि कुछ अलग अलग तरह की आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ है।
वर्तमान का समय डिजिटल वर्ल्ड का समय है। वर्तमान का समय में कुछ ऐसे आर्थिक गतिविधियां विकसित हुई है जो 2005-6 से पहले कहीं पर भी नहीं थी। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मांग बढ़ गई है। वर्तमान समय में कंटेंट क्रिएटर की मांग बढ़ गई है। कंटेंट क्रिएटर की मांग बढ़ गई है। वर्तमान समय में हैकिंग करने वाले लोगों की भी मांग बढ़ गई है दोस्तों, और रोजगार के नए नए क्षेत्र खुल गए हैं। तो वर्तमान समय जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर को डिजिटल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी के डिजिटल वर्ल्ड में कुछ अलग अलग तरह के आर्थिक कार्यों का विकास हुआ है जो पहले कभी नहीं था। उदाहरण के लिए आज के समय सॉफ्टवेयर डेवलपर का बहुत ज़्यादा मांग है, जैसे ऐप बनाने वालों का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हैकिंग करने वाले लोगों का मांग है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट क्रिएटर का भी मांग है। तो जब डिजिटल वर्ल्ड के दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते वर्चस्व की दुनिया में जब नए नए आर्थिक कार्यों के रास्ते खुले हैं, तो अर्थव्यवस्था में कुछ नए क्षेत्र का भी उदय हुआ है। मुख्य क्षेत्र तो मात्र कितने हैं? 3 है, और तीनों क्षेत्र कौन कौन है आप समझ चुके हैं। लेकिन आजकल डिजिटल वर्ल्ड आकर के नए आर्थिक कार्यों को जन्म दिया है, और नए आर्थिक कार्यों का जन्म होने से अर्थव्यवस्था में 2 नए क्षेत्रों का विकास हो गया है, और ये है क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। यानी चतुर्थक क्षेत्र और तो मुख्य तो 3 ही क्षेत्र है। मुख्य कितने क्षेत्र हैं? लेकिन आजकल और कितने क्षेत्र का विकास हुआ है? 2 क्षेत्र का। कौन कौन? चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र। इस चतुर्थक क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता को शामिल किया जाता है, शोध करने वाले को शामिल किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को शामिल किया जाता है, कंटेंट क्रिएटर को शामिल किया जाता है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर कंटेंट का निर्माण कर जो आय का सृजन कर रहे हैं, उनको किस में रखा जाता है? चतुर्थक क्षेत्र में रखा जाता है। यानी कि तृतीय क्षेत्र का जो उन्नत ज्ञान वाला कार्य है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कार्य जिसमें विशेष नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, उसी को लाकर रखा गया है। किसमें? चतुर्थक क्षेत्र में। उसी को लाकर रखा गया किसमें? चतुर्थक क्षेत्र में। क्लियर हो गया? तो चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंटेंट क्रिएटर, टैक्स काउंसलर यानी कि कर प्रबंधक, और शोध और अनुसंधान करता। तो शोध और अनुसंधान करता को किस क्षेत्र में रखा गया है? सॉफ्टवेयर डेवलपर को, कंटेंट क्रिएटर को, टैक्स काउंसलर को। क्लियर हो गया? और उसके बाद पंचक क्षेत्र। पंचक क्षेत्र को गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। पंचक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल। पंचक क्षेत्र में किन लोगों को रखा जाता है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को रखा जाता है। अब हमें ये समझना है कि गोल्ड कॉलर
गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल आखिर है क्या? तो प्रोफेशनल का हिंदी होता है पेशा। क्या होता है? पेशा। तो हर पेशा में, हर प्रोफेशनल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतना ज्ञान होता है कि उतना ज्ञान किसी और के पास नहीं होता है। उन्हें ही क्या कहा जाता है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल। दोस्तों, हमारे देश में वकालत करने वाले वकील बहुत हैं, लेकिन जो नॉलेज कपिल सिब्बल जैसे वकील को है, जो नॉलेज राम जेठमलानी जैसे वकील के पास था, वो अन्य किसी वकीलों के पास नहीं है। तो वकालत जो है निश्चित ही तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां है, लेकिन उसी में कुछ ऐसे वकील है, कुछ ऐसे एडवोकेट है जिसके पास इस तरह का ज्ञान है कि लोग समझते हैं कि केस इनके पास गया तो जीत तो पक्की है, चाहे जज कुछ भी सोचे। तो ऐसे ही लोगों को रखा गया किस में? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल में। ऐप बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग क्या है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल में है। नेता तो बहुत है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी क्या है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल है। बात समझ गए कि नहीं? तो हर पेशा करने वाले विशिष्ट लोग जिसके पास विशिष्ट ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल कहते हैं। और गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा जाता है? दोस्तों, चैप्टर समाप्त हो गया। बैठे रहिए, बैठे रहिए ना, बैठे रहिए, बैठे रहिए। नौकरी नहीं होगा बस एक के आध नंबर से, है कि नहीं? इसीलिए बैठे रहिए। तो दोस्तों, पहला चैप्टर अब खत्म कर दिए हैं। जिस तरह से हम चैप्टर को डिस्क्राइब किए हैं, हमें लग रहा है कि 60 से 70% क्वेश्चन बना लिए होंगे, बना लिए हैं। अब आज रात 12 बजे इस चैप्टर के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्लियर? और ध्यान दीजिए, सुनिए दोस्तों, सुनिए, रिक्वेस्ट हड़बड़ाइए नहीं। हड़बड़ा कर क्या करिएगा? आपको आपका रिजल्ट नहीं होगा तो ये मत सोचिए कि 10-20 नंबर से रिजल्ट रुकेगा। बस एक आध पॉइंट से रिजल्ट रुक जाता है, और उसी एक आध पॉइंट के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत कर देंगे। बात समझ रहे ना? तो पहला चैप्टर समाप्त हो गया, और इकोनॉमी में कुल 8 चैप्टर पढ़ना है। कितना? 8 चैप्टर, जिसमें नहीं 9 चैप्टर। कितना चैप्टर? 9 चैप्टर। 9 चैप्टर में 4 चैप्टर का नोट आपको दे दिया गया है। पहला चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। प्रश्न लगभग बन गया होगा, एक आध प्रश्न नहीं बना होगा तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। आज रात हम क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन ऐप पर उपलब्ध करवा देंगे, जिस तरह बायोलॉजी का उपलब्ध कराते हैं। और आप लोग क्वेश्चन करके इकोनॉमी का पहला चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर? अब इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर पर जाने से पहले अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी का कितना चैप्टर हुआ है? 3। अब बायोलॉजी का चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब हम अगले क्लास में बायोलॉजी के चौथे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, फिर 5वें को समाप्त करेंगे, और तब हम फिर इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर पर आ जाएंगे। जब तक बायोलॉजी का चौथा 5वां चलेगा, तब तक केवल और केवल आप इकोनॉमी के पहले चैप्टर के 111 प्रश्न को एकदम इस तरह याद करिएगा कि उत्तर आपके होंठ पर आ जाए, उत्तर आपके होंठ पर आ जाए, ऐसे याद करना। क्लियर? कल सैटरडे है दोस्तों, कल हमारा क्लास ऑफ रहेगा।
ठीक है। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे सोमवार के क्लास में बायोलॉजी के साथ दोस्तों। तो निकलिए, पहले डियर सिस्टर को निकलने दीजिए। कल रोशन सर का क्लास होगा। सरकार किस क्षेत्र में आता है? सरकार जो है तृतीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि सरकार जनता की सेवा करती है और सेवा करने वाले सब के सब किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम। क्या